फ्रीलांसर्स हैं जिनको 10-15 साल हो गए हैं, जिन्होंने यूं हाइक लिए और आज यूं फ्लैट हो गए। क्यों? आज एक बैंक ने 18 मशीनें पूरे पाकिस्तान में लगा दी हैं, जिसमें से एटीएम कार्ड से यूएस डॉलर निकलता है। पेपाल वैसे आ क्यों नहीं रहा पाकिस्तान? तो उनसे पैसे मांगे होंगे किसी ने, तो वो उनको बहुत बुरा लग गया होगा, तो वो चले गए। पाकिस्तान में जो फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है, दुनिया की 4th लार्जेस्ट कम्युनिटी थी 2018 में। पेनियर का अमेरिकन वॉलेट का उन्होंने डेबिट कार्ड आपको यहाँ दे दिया जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड पे चलता। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड पे 100 रुपए का अगर डॉलर है तो 80 रुपए निकलते, तो 20% इधर कट गया। फाइवर अब ने 30% उधर काट लिया, $35 इधर काट गया। फ्रीलांसर बेचारा तो ज़बा हो गया। हमारी यंग पाकिस्तानी बच्चे हैं, उनको मैं कहता हूँ कि आप आवाज रेज करें। अब अपनी प्रॉब्लम हमें नहीं बताएंगे तो उसका हल हम कैसे करेंगे? Assalamualaikum to all people inside Pakistan and outside the country watching a podcast by Startup Pakistan, and this is your host Sohaib Siddiqui. Watino Hazrat, आज हमें बड़े स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन किया all the way from Karachi. He happens to be chairperson and co-founder of PEFLA, which is Pakistan Freelancing Association. Janab Ibrahim Amin Saab, thank you so much for being part of our show. Thank you very much. सर थोड़ा बताएं अपने अर्ली बैकग्राउंड एजुकेशन के बारे में। लाइफ का कैरियर जो स्टार्ट किया ना, वो मेरे फादर वाज के पास टेलेक्स होते थे पाकिस्तान में, जब ये फैक्स नहीं था। टेलेक्स जब XT कंप्यूटर होते थे जिसमें 5.5 इंच की पौने 5.25 इंच की 5.4 इंच की फ्लॉपी ड्राइव होती थी। तो तब मैं मतलब जब हम स्कूल में थे तो फादर हमारे अल्लाह जन्नत नसीब करे, टेलेक्स उस वक्त पाकिस्तान में टेलीफोन लाइन एक अजूबा होती थी कि टेलीफोन लाइन मिलती है। वो याद है जिस ज़माने जब बेटा अप्लाई करता था, मतलब जब दादा अप्लाई करते थे तो पोते को टेलीफोन लाइन मिलती थी। ये वाला ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो उस ज़माने में टेलेक्स होता था, मतलब टेलेक्स होता था कि जिसमें आप इंटरनेशनल जितनी भी कम्युनिकेशन है वो आप जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो टाइप राइटर पे करते थे। ठीक है। तो लकड़ी का डब्बा एक होता था और वो आपने किसी से बात करनी है तो फोन तो वेरी एक्सपेंसिव। तो वो कनेक्ट कैसे होता था? मतलब वो टाइप राइटर टू टाइप राइटर कनेक्ट होता था। एक लाइन होती थी जिससे टेलेक्स कहते हैं, जो टाइप राइटर टू इधर से टाइप होता था तो जर्मनी में भी टाइप होता था। अच्छा, एक साथ वहां भी टाइप हो रहा है, यहाँ भी टाइप हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह टाइप, इस तरह कम्युनिकेशन वहां पे भी लिखा है। तो यहाँ पे हम ड्राफ्ट बनाते थे और वो एक टेप पे वो ड्राफ्ट बनता था। फिर जैसे प्लस करके हम आजकल कनाडा, USA, जर्मनी का नंबर डायल करते हैं तो उस पर टाइप करके प्लस करके नंबर डलता था और उसको हिट करते थे तो कनेक्ट लाइन लग जाती थी। वो 100 रुपए 200 रुपए पर मिनट टाइप राइटर की लाइन होती थी। जैसे आज ईमेल है ना तो फ्री है, उस वक्त टाइप राइटर टू टाइप राइटर कनेक्ट होता था तो 100 रुपए 200 रुपए मिनट चार्ज होता था। अच्छा, उसको टेलेक्स कहते थे। अच्छा, जबरदस्त। तो वो भी ड्राफ्ट पहले से बना के रखते थे, उसको 4 दफा चेक करते थे, जैसी कनेक्शन लगता था उसको चला देते थे। और बड़ा आप वो होते होगे ना कि आप माइंडफुल कि कोई कम्युनिकेशन गलत ना हो जाए, क्योंकि एक मौका मिलता है, दोस्त हैं और 4 दफा चेक करते हैं। आज तो हमने प्रिविलेज लिया हुआ है इस चीजों को। आजकल तो वो तब उसके बाद टेलेक्स होता है ना, उसमें हर किसी को चूंकि टेलेक्स अवेलेबल नहीं था तो हमारे पास 300-400 बिजनेसेस आके अपनी कम्युनिकेशन हमारे थ्रू करते थे, क्योंकि हमारे पास टेलेक्स अवेलेबल था, टेलेक्स लाइन अवेलेबल थी जो कि 10-10 20-20 साल बाद लोगों को मिलती थी। फिर एक ज़माना आया जब टेलेक्स कॉमन हो गया, फिर फैक्स आ गया। फिर हमने फैक्स की मेंबरशिप की। उस वक्त फैक्स की लाइन, टेलीफोन की लाइन बहुत मुश्किल थी। फिर वो ईमेल आ गया तो वो लाइन वो फेज आउट हो गया। तो उसके बाद हमने लेदर का काम, मैंने लेदर बिजनेस सीखा। तो लेदर बिजनेस जो रॉ स्किन है, कच्ची खाल जिसको कहते हैं, ज़बा हुई भी खाल आई, तो उसकी ग्रेडिंग सीखी फुटपाथ पे बैठ के। स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज में था, DJ साइंस कॉलेज। तो मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ है सेंट पैट्रिक्स DJ साइंस कराची। और ये किस एरा के सन के अंदर? ये 88 ज़या के पास ये है 78 में हम कराची आए। 79 में तो भुट्टो वाला था। जी। तो वहाँ से फिर क्लास 1 फिर सेंट पैट्रिक्स, फिर 92 में मैट्रिक, इसी तरह फिर 96 में ग्रेजुएशन मास्टर्स। तो 96 बैच जो फर्स्ट बैच था पाकिस्तान का, जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर NED का फर्स्ट बैच निकला था, तो उससे मैंने मास्टर्स किया था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो 96 से 97 एक साल में फारिग, कोई काम नहीं, पेट्रोमैन होता था कराची में, पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं।
IT इंस्टीट्यूट जैसे भी एपटेक है, जी। तो उसमें पेट्रोमैन होता था, बड़ा मशहूर, एक ही होता था। ठीक है। तो उसमें पहले पढ़ाना शुरू किया, इधर उधर छोटी मोटी क्लासेस लेनी शुरू की, फ्रीलांस काम शुरू किया। और सॉर्ट ऑफ उस टाइम के ऊपर क्या थॉट प्रोसेस था, क्योंकि IT आज बड़ा बूम पकड़ चुके हैं ना उस टाइम के ऊपर, तो शायद उस वक्त तो डॉस थी ना, विंडोज भी नहीं आई थी, तो डॉस होती थी, वो येलो ग्रीन कलर का मॉनिटर होता था, मोनोक्रोम मॉनिटर होता था, 132 इंचेस का वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता था, XT80 मशीनें होती थी। वो जो नया नया जब ईमेल आया था बहुत बाद में, तो वो जो टी टाँ करके आप मूवीज में देखते हैं ना, तो वो इंटरनेट हमने उस फर्स्ट टाइम हमने चलाया, brain.net आया, तो वो सब दौर में देखा हुआ है। मतलब यू हैव सीन द जी इवोल्यूशन बिल्कुल शुरू का दौर। जी जी। अच्छा, लैपटॉप्स नहीं थे उसमें, लैपटॉप्स नहीं थे, हार्डवेयर सिस्टम्स थे सिर्फ। तो नया लैपटॉप सिंगापुर से मेरे फादर लेके आए मेरे लिए, तो फर्स्ट टाइम लैपटॉप देखा जिंदगी में। तो बता मैं ये रहा हूँ कि बचपन में जब हम स्कूल कॉलेज में थे, तो लेदर का काम से शुरू किया, क्योंकि मेरे दादा लेदर का काम करते थे। तो ये वाला काम टेलेक्स, फैक्स और ये कम्युनिकेशन का काम जब बंद हुआ, तो लेदर के काम पे हम स्विच हुए। तो कच्ची खाल जो होती है, जो फ्रेश ज़बा हुई हुई खाल आती थी, उसकी ग्रेडिंग, उस पर नमक लगाना, उसकी ग्रेडिंग सीखना और उसको प्रोसेस करके लेदर बनाना। फिर कराची में एक है लीडो, लेदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक इदारा है जो आपको लेदर गारमेंट की डिज़ाइनिंग, कटिंग और स्टिचिंग सिखाता है। ठीक है। तो मैंने सिलाई मशीन सीखी। और ये आफ्टर ग्रेजुएशन? ये ड्यूरिंग कॉलेज के साथ साथ ये लेदर सीखा। फिर जैनब मार्केट है कराची, वहाँ पे 2 साल दुकान ली, वो चलाई। इधर गखड़ प्लाजा में 3 महीने के लिए दुकान ली, गखड़ प्लाजा जो जल गया था सदर में। तो पूरे पाकिस्तान में फिर हमने अपनी लेदर गारमेंट जैकेट्स होलसेल की। ये 92 में जब CIS स्टेट्स आज़ाद हुई थी, रशिया टूटा था, तो CIS स्टेट्स, सारी रशियन कंट्रीज, पाकिस्तान में पता नहीं आपने देखा कि नहीं, उस वो दौर बहुत सारे रशियन भर गए थे कराची में। कराची रशियन से भर गया था। 92 की बात है। हम तो उसके अगेंस्ट नहीं थे, हमने वॉर की थी जाके। नहीं, वो रशियन स्टेट्स आजाद हुई थी ना, तो मुस्लिम कंट्रीज थी, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, ये सब पाकिस्तान वो पार्ट जो कि सपोर्ट, जिसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, वो नॉट रशिया, रशियन स्टेट जैसे आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब पाकिस्तान आए लेदर गारमेंट खरीदने। तो वो एक बूम था, और लेदर का काम मैं चूंकि कर ही रहा था, तो हमने दुकान थी फेज 2 एक्सटेंशन में 10 मशीनें लगाई। तो 94-95 में सियालकोट आया, और सियालकोट में लेदर फील्ड प्राइवेट लिमिटेड थी, उसमें मैंने जॉब की। यहाँ पे कराची NED भी चल रही है, और साथ में फिर इधर भी आया, इधर भी काम बिजनेस शुरू किया। तो पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस भी साथ साथ। तो वो माइंडसेट पहले ही आपके वो डे 1 से हो रहा था वो चीज़। चिन्योट शेख बरादरी है ना, बिजनेस भी करना है तो बिजनेस करने से पहले जॉब करनी है, जॉब करके सीखना है 4-5 साल। ये बात आज के यंगस्टर को समझ नहीं आती। वो कहता है मैं आज से एक्सपर्ट हूँ, मैंने सीखना नहीं है, मैं पेट से सीख के आया हूँ। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आज का जो भी यंगस्टर है, वो पहले 2-4-5 साल कम से कम जॉब करे, सीखे, और फिर उसके बाद अपना बिजनेस शुरू करे। उसको सारे इन एंड आउट्स पता चल जाते हैं किसी और की कॉस्ट पे। अच्छा, साथ में आपकी जो ग्रेजुएशन है NED के साथ है ना, NED से आपने की हुई है, तो उस टाइम के ऊपर 95 के अंदर क्या थॉट प्रोसेस होता था स्टूडेंट्स का? क्या ड्रीम जॉब हुआ करती थी कॉर्पोरेट के अंदर? जिस तरह आज तो आपकी श्लम जाना है ऑल सेक्टर के अंदर, या फिर FMCG के अंदर आप यूनिलीवर RB टारगेट करते हो, तो उस टाइम के ऊपर क्या था? क्योंकि उस टाइम तो सारी कंपनीज बिल्कुल नई थी। मैंने 99 या 8 में आना शुरू हुआ, 96 में। तो उस टाइम पे क्या होता था कि ग्रेजुएट? उस टाइम पे सब बोलते थे हमने अपना बिजनेस करना है, हमने बिजनेसमैन बनना है। जितने भी हमारे बैचमेट थे सब थे। हाँ, बैंक उस वक्त बहुत डोमिनेंट थे, तो सब कहते थे हमने बैंक में जाना है, तो बैंक डोमिनेट करते थे। बड़ी कंपनीज नहीं थी, तो बिजनेस करना है, बैंक में जाना है, अगर कहीं नौकरी करनी है, या बाहर जाना है। तो मुझे अभी भी याद है जब मेरा 88% आए थे, तो हमने NED में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में जब अप्लाई किया, तो फर्स्ट जो शीट आती है उसमें नाम ही नहीं आया। 88% नाम ही नहीं आया। सेकंड शीट में नाम ही नहीं आया। फिर वो जो दोस्त हैं, जो बैच, जो वो सब सिलिकॉन वैली गए, वो सब उनको बाहर एडमिशन मिले, उन सब ने NED से वो बैच छोड़ा, तो फिर तीसरी लिस्ट में नाम आया। इतना मेरिट हाई था, और मेरिट हाई था। तो जब हम पास आउट हुए तो जॉब नहीं थी, तो कुछ काम क्या करे, किसी को कुछ नहीं पता। ये जो है जॉब वाला सीन उस टाइम पे इतना बैड था, जो आज, इसलिए कि उस वक्त इतनी मॉडर्नाइजेशन थी नहीं।
उस वक्त इतना काम आईटी रिलेटेड, आईटी बेस्ड काम था ही नहीं, किसी को पता ही नहीं था कि आईटी रिलेटेड क्या करना है। हाँ, ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत थी, तो पढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे आज है, हर कोई जरा सा कुछ सीख ले, बोले मैंने पढ़ाना है। पहले आपने एक्सपर्टीज डेवलप नहीं करनी, पहले आपने सीखना नहीं है, पहले आपने आपको कोई किसी चीज पे मतलब यू शुड बी द बेस्ट एट व्हाट यू डू। फर्स्ट कहते हैं ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आज तो डिजर्व करते हैं आपकी नहीं करते, डिजायर पहले है, शॉर्टकट पहले चाहिए। तो ये सब चीजें आज के यंगस्टर्स में बहुत पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, एक लॉन्ग टर्म चीजों को कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है। जरा सा कोई हार्डशिप आती है, फेलियर आता है, तो बहुत जल्दी होप लूज कर देते हैं। तो ये सब चीजें, जब जैसे आप कह रहे हैं ना कि ड्रीम क्या थी, तो था कि अपना बिजनेस होना चाहिए। चूंकि मैं चिन्नू फैमिली से, मतलब बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था, तो बिजनेस होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, अपनी बहुत अच्छी सी गाड़ी होनी चाहिए। तो ये सब अल्लाह ताला ने ना मल्टीप्लाइड बाय 10 करके मुझे विद टाइम दे दी। तो बहुत जल्दी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल हो गई। फिर बहुत यंग एज पे, अब मैं जब लेदरफील्ड प्राइवेट लिमिटेड में था, तो हम पेरिस गए, मैजिक फेयर था, होता है 2 जनवरी को यूएस। तो वहाँ बहुत ही यंग एज में मैं कोई मोर देन 100 कंट्रीज मैंने विजिट की, ट्रैवल की। पूरी दुनिया का वो जो कैनवस है ना, ये वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत एक्सपोजर मिल गया। तो आपका ट्रैवलिंग से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। तो मैंने विद इन पाकिस्तान बहुत ट्रैवल किया, अभी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, और इंटरनेशनल भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, जिससे बहुत आपका माइंड खुलता है। वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, कुछ खुद भी शौक था। तो जब आप किसी काम के पीछे लग जाते हैं ना, जैसे अब इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करनी थी, तो कैसे किसी ट्रैवल एजेंसी में एज अ मार्केटिंग मैनेजर किया, तो मार्केटिंग मैनेजर बन गया किसी का। और काइंड ऑफ ये आपका सिर्फ शौक था ट्रैवलिंग। अब देखिए ना, अब लोग रिसर्च नहीं करते। अब जैसे आज किसी ने अकाउंट खोलना है, किसी को अगर प्रॉब्लम है, तो कोई रिसर्च नहीं करता, बाहर रिसर्च करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमें पेपाल चाहिए। क्यों चाहिए? हमें पेपाल क्यों चाहिए? बताएं, आप बताएं, हमें पेपाल क्यों चाहिए? पेमेंट्स में ईजीनेस हो जाएगी, जो फ्रीलांसिंग या आपकी ई कॉमर्स के अंदर जितनी भी इंटरनेशनल पेमेंट्स वगैरह के ऊपर आपको एक एक्सेप्टेंस मिल जाएगी आपकी। तो क्या अभी है नहीं? कम है अगर बात करें पेनिट्रेशन ना, क्योंकि इजीनेस और फिर टैक्सेस, कन्वीनियंस, तमाम फैक्टर को देखते हुए चीज़ें। जो पेपाल, कभी ये सोचा है पेपाल एक्सपेंस कितना होता है, कितना एक्सपेंसिव होगा? कभी ये सोचा है? उस पर रिसर्च किया किसी ने? पेपाल चाहिए बस। ये वैसे मुझे आप वैसे बताएं, क्योंकि हम ये क्यों चाहिए? पहले मुझे ये बताएं कि अक्सर सुनने में आता है, बिकॉज आप इस फील्ड के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, कि पाकिस्तान फेटअप लिस्ट के अंदर शायद पेपाल नहीं मिल रहा, या रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सख्त है पाकिस्तान की, तो पेपाल नहीं आ रहा। तो ये पेपाल वैसे आ क्यों नहीं रहा पाकिस्तान? पहले ये डिस्कस करते हैं। पेपाल आया था पाकिस्तान, फिर चला गया। अब वो क्यों चला गया, ये कब की बात है, कब आया था पाकिस्तान में? वे बैक, काफी बैक वे पेपाल पाकिस्तान आया था। फिर पाकिस्तान देखिए ना, एक आने की और इस्टेब्लिश होने की एक कॉस्ट है। वो कॉस्ट हमने उनको नहीं दी, बल्कि हमने उनको कॉस्ट देने के बजाय उनसे कुछ पैसे मांग लिए। जो हमारा फोर्टे है, आपको पता है, वो कहते हैं कि तुमने कोई काम करना है, तुम हमें दो पैसे। तो उनसे पैसे मांगे होंगे किसी ने, तो वो उनको बहुत बुरा लग गया होगा, तो वो चले गए। तो वो फिर दोबारा वापस पाकिस्तान, उनके लिए मार्केट है नहीं। मिसाल के तौर पे, अब जो एक्चुअल जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ, ये है कि हम ना यंगस्टर जो है वो एक्सप्लोर नहीं करते। वो एक्सप्लोर करते हैं कि हमने यूएस में कंपनी खोलनी, तो यूएस में कंपनी खोलने के लिए हम एक्सप्लोर करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे कि यूएस में कंपनी कैसे खुलती है। बट क्या कभी कोई ये एक्सप्लोर करता है कि मैंने पाकिस्तान में कंपनी कैसे खोलनी है? और पाकिस्तान में अगर मैंने कंपनी खोलनी है, तो उसकी ईज ऑफ ओपनिंग अ कंपनी क्या है, किसी को भी नहीं पता। मिसाल के तौर पे, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आपने खोलनी है, तो ऑनलाइन खुल जाती। और जैसे ही आप कंपनी खोलते हैं, तो आपका ऑनलाइन जब आप अकाउंट अप्लाई करते हैं, तो आपके जो प्राइवेट लिमिटेड, आपका मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, आपका एसोसिएशन, आपकी जो सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं, AOA, फॉर्म 29, ये सब आज किसी भी बैंक में अगर आप प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट खोलेंगे, जैसे सिंगल मैनेजमेंट कंपनी अकाउंट लोग खोलते हैं, SMC जैसे प्राइवेट लिमिटेड खोलते हैं, तो बैंक SECP से डायरेक्ट लिंक के थ्रू डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकती है डिजिटली। ये बात किसी को भी नहीं पता। अभी मैं 2-3 दिन पहले ये बात किसी से करा, तो कहता है अच्छा, ये बात तो मुझे नहीं पता। तो मैंने उसको बच्चे को कहा कि तुमने ये रिसर्च क्यों नहीं की?
तुमने यूएस में कंपनी कैसे खोलनी है, यूएई में कंपनी कैसे खोलनी है, उसके ऊपर रिसर्च कर ली। पाकिस्तान में कोई चीज अगर इनेबल करनी है तो उसके ऊपर रिसर्च क्यों नहीं और की? ये तो प्रोसेस सब कब इवॉल्व है, क्योंकि जो मुझे याद है 4-5 साल हो गए हैं। ऑनलाइन आप कंपनी खोल सकते हैं ऑनलाइन 4-5 साल पहले, और आपने बैंक अकाउंट अगर खोल लिया, बात जैसे डिजिटल आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। तो आप बैंक अपने बैंक को कहें, आप रिसर्च करें ना, आप अपने बैंक को कहें कि भाई आप SCCP से डायरेक्ट आपके पास लिंक है, आप उससे डॉक्यूमेंट मंगा लें, बैंक मंगा लेगा। जैसे मैंने अभी अकाउंट खोलता हूँ तो मैं बैंक को कहता हूँ आप डिजिटल SCCP से डॉक्यूमेंट मंगा लें, वो मंगा लेता है। बट आपने अपनी नॉलेज बेस तो बढ़ानी है ना, तो रिसर्च करके। तो ठीक है। हम रिसर्च ही नहीं करते। तो पेपाल से हमें क्या चाहिए? अब हम रिसर्च ही नहीं करते। उस पेपाल का अल्टरनेट पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, पेयोनियर। रियल टाइम पेमेंट आती है पेयोनियर में। आप पूरी दुनिया से जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके पास पेयोनियर का वॉलेट क्रेडिट हो जाता है। और आपके पास पेयोनियर में हमने बहुत इस पे कोशिश की है, बहुत ज़्यादा ये हमने इस पे काम किया है 2018 से। 2018 में पेयोनियर ब्लीड करता था फ्रीलांसर्स को। $35 एनुअल चार्ज था, हर ट्रांजैक्शन पे $1 चार्ज था। मतलब अगर आपने बैलेंस मालूम करना है तो $1 चार्ज था। अच्छा, अब पेयोनियर का अमेरिकन वॉलेट, तो अमेरिकन वॉलेट का उन्होंने डेबिट कार्ड आपको यहाँ दे दिया जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड पे चलता था। ठीक है। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड पे $100 का अगर डॉलर है तो $80 निकलते, तो 20% इधर कट गया। फाइवर अपवर्क ने 30% उधर काट लिया, $35 इधर काट गया, तो इधर तो जबा हो गया। फ्रीलांसर बेचारा तो जबा हो गया। तो क्या किया? तो उस वक्त 2018 में B2C पेमेंट वॉज नॉट अलाउड। ठीक है। एक कंपनी आपके पर्सनल अकाउंट में पैसे नहीं भेज सकती थी 2018 में। तो उसकी परमिशन ली थैंक्स टू अ बैंक। एक बैंक ने हमारी हैंड होल्डिंग की, उसने अप्लाई किया स्टेट बैंक, और स्टेट बैंक की मेहरबानी उसने फिर ये परमिशन दी। तो जो पहली परमिशन थी वो 1 महीने में $1500 से ज़्यादा पैसे आपके अकाउंट में नहीं आ सकते थे, जो पहली परमिशन थी। आज तो कोई लिमिट नहीं है ना। और ये तमाम चीज़ें रेगुलेशन थी ताकि मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग की वजह से स्टेट बैंक के माइंड में ये माइंड में था। तो फिर स्टेट बैंक को रियलाइज़ हुआ कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक फ्रीलांसिंग की बहुत बड़ी कम्युनिटी है। ये स्टेट बैंक को रियलाइज़ कराया, उसको दिखाया, कितनी मेहनत लगी होगी। सेवरल मीटिंग्स, हमारे को फाउंडर्स हैं, हमारे हारून है, फहद शेख है, तो उनके साथ मिलकर हमने ये काम शुरू किया। तो एक फ्रीलांसिंग कम्युनिटी पाकिस्तान में, जो फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है, दुनिया की 4th लार्जेस्ट कम्युनिटी थी 2018 में। बच्चे 1-1 2-2 अरब डॉलर कमा रहे हैं एनुअली, और वो पेयोनियर और मुस्लिम एग्रीगेट्स, पेयोनियर है और बहुत सारे हैं एग्रीगेटर्स हैं, पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, जिधर वो अपनी पेमेंट वॉलेट अकाउंट खोल के वर्चुअल और वहाँ पे पेमेंट रखते थे। पाकिस्तान पेमेंट नहीं लाते थे। तो ये 2018 से काविश शुरू की हम लोगों ने कि ये पेमेंट पाकिस्तान आए। किस तरह आए? बैंक्स जो हैं वो फ्रीलांसर्स के अकाउंट नहीं खोलते थे, वो उनको बोलते थे फ्रीलांसर्स। अब उनको जो ही FATF AML रेगुलेशन रिकॉग्नाइज कर लिए ना फ्रीलांसर्स, उसके पीछे मेहनत कितनी लगी है ये नहीं कोई देखता। 2018 से कितनी मेहनत लगी है कि स्टेट बैंक ने बहुत ड्यू डिलिजेंस की, बहुत इंटरव्यूज किए, पूरी फ्रीलांसिंग को समझा। मतलब थैंक्स टू स्टेट बैंक ऑफ कोर्स एंड बैंकिंग इंडस्ट्री ऑफ कोर्स, जिन्होंने ये पूरे बिजनेस मॉडल को समझा कि ये क्या बिजनेस मॉडल है। और आज अब उनका माइंडसेट क्या है कि इससे अच्छा बिजनेस मॉडल और कोई नहीं है, क्योंकि आपने कोई एक्सपोर्ट, मतलब डॉलर मंगाने हैं ना। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इस वक्त आपके घर का, मेरे घर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेरी इनकम है $30 और मेरा खर्चा है $70। अब ये $40 का गैप है, ये कहाँ से फुल होगा? आप इनकम बढ़ाएं या फिर खर्चे कम करें, यही करेंगे आप। तो $30 अरब हमारी एक्सपोर्ट है, ठीक है, $20 अरब, $25-30 अरब, और $70 अरब की हमारी इंपोर्ट है। तो ये $40 अरब का गैप है, ये कहाँ से पूरा होगा और ये कौन पूरा करेगा? IT could be the potential. IT could be the fastest potential, जिसमें ऑलरेडी काम हो रहा है। सिर्फ जितने भी IT के जो लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस देना है कि खुदारा अपने पैसे बाहर ना रखो, पाकिस्तान ले आओ। तो पाकिस्तान लाने के लिए ईज ऑफ, मतलब बैंक अकाउंट खोलना चाहिए। अब एक यंग इंटरप्रेन्योर को, एक यंग फ्रीलांसर को, एक यंग बच्चे को, पाकिस्तान की आबादी है 35 बिलो 64%। अब उस बच्चे को ये कॉन्फिडेंस देना कि तुम्हारा बैंक में अकाउंट खुलना चाहिए, पहले तो उसको ये समझाना कि तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी फाइनेंशियल इंक्लूजन लाइफ कब शुरू होती है? जब तुम पाकिस्तान में बैंक में अकाउंट खोलोगे। जब तक तुम बैंक में अकाउंट नहीं खोलोगे, तुम्हें इंटरनेशनल वीज़ा नहीं मिलेगा, तुम्हें लोन नहीं मिलेगा,
तुम बड़े नहीं हो सकोगे कभी भी। तो ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो जिनको 10-15 साल हो गए हैं, जिन्होंने यूं हाइक लिए और आज यूं हो गए, फ्लैट हो गए। क्यों? क्योंकि उनको बैंक लोन नहीं देता। जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं पाकिस्तान के, वो बड़े कैसे हुए हैं? क्योंकि उन्होंने अच्छा बिजनेस किया और फिर एक वक्त ऐसा आया कि उनको 1 अरब रुपए की जरूरत थी या 20 करोड़ रुपए की जरूरत थी। आज एक फ्रीलांसर को, एंटरप्रेन्योर को 20 करोड़ रुपए की अगर जरूरत पड़े तो वो किससे लेगा? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। फ्री लॉन्चर का तो बेसिकली अच्छा इनिशिएटिव था। 2018 के अंदर आपने एफर्ट डाली, शायद 2021 के अंदर जाके आप पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया उस चीज को, टेक अकाउंट। पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन 2021 में फॉर्म हुई। ठीक है। उसके बाद फिर अब सब रिकॉग्नाइज करते हैं। अब जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो एज एन इंडिविजुअल, जैसे मैंने अपना एक बिजनेस शुरू किया, मैंने, अब मेरी स्टोरी को ले लें, मैंने अपना बिजनेस शुरू किया और बहुत थोड़े स्टेप बाय स्टेप जो मेरी पहली बैंक, फर्स्ट बैंक, जो मेरा पहला बैंक इन लिस्ट मैंने कराया, इट टुक मी 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स। 8 साल में एक बैंक के पीछे भागता रहा कि मुझे इनलिस्ट कर लो, मुझे एज अ कंसल्टेंट रख लो। तो 8 साल बाद उसने रखा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान के 54 बैंक्स के साथ काम कर रहा हूँ। तो मतलब अगर मैं गिव अप कर देता तो आज मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ ना होता। जो इनेबलमेंट आज मैं ले रहा हूँ, मतलब आज मैं और मैं अपनी टीम के बलबूते पे जो इनेबलमेंट आज मैं ले रहा हूँ, और उस इनेबलमेंट की वजह से पूरी एक कम्युनिटी को फायदा हो रहा है, तो वो आज ना होती अगर मैं पहला बैंक छोड़ देता। तो ठीक है। अच्छा, अगर आज भी देखें ना, आज भी आपके जो पैसे आते हैं आपके पेनियर अकाउंट पे आते हैं, फिर आगे जिस पे भी आपने जैज़ कैश या फिर आपका इजी पैसा या फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड 2% बैंक अभी भी काट रही है, जो कि इटसेल्फ बहुत ज़्यादा है। एक तरफ ये नज़र आती है ऑन रियल ग्राउंड के अंदर। सेकेंडली हमारा मैनिफेस्टो है कि हमने $20 बिलियन, $25 बिलियन की आईटी इंडस्ट्री खड़ी करनी है। तो इन योर हम्बल पर्सपेक्टिव, इट इज पॉसिबल? गवर्नमेंट कह भी रही है, एक तरफ रेगुलेशन भी ज्यादा है, आपके पैसे कट रहे हैं। देखिए, ये तो पेमेंट गेटवेज की वजह से कट रहा है ना। पेमेंट गेटवे जो आप या तो आप अपना बना लें, अब ये पहले तो रिजॉल्व हो सकता है ये वाला। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? आप अपनी कनेक्टिविटी, आप पेनियर खुद क्यों नहीं बन जाते? आप पेनियर जैसा कोई टेक्नोलॉजी खुद क्यों नहीं बना लेते? ये तो लंबी चीज है ना। ये तो चले कुछ स्टार्ट तो करे। मैं आज ये बात कुछ स्टार्ट तो करे, कुछ सोचे तो सही। मैं आज ये बात करूँ ना, जिस तरह से आज देखें कि गवर्नमेंट ने अगर कोई एक्शन लेने, ठीक है, अब पेनियर या कुछ बनाना बड़ा टाइम लगेगा उसको, ठीक है, पाकिस्तान में डेवलप करना। जो एग्जिस्टिंग चीज़ है, आप टारगेट सेट करते हो कि विद इन 2 years आप 20 बिलियन या अपनी आईटी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, क्योंकि आपको इकोनॉमी सेव करने के लिए आपको रास्ता नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड टर्म रेगुलेशन इतनी ज़्यादा है, आपके एक्सपीरियंस ने 3-4 साल काम किया उनको समझाने में, स्टेट बैंक को समझ आ गई फाइनली, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो उस जगह के ऊपर रिलैक्सेशन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि फ्रीलांसर से हम बात करें, वो कहते हैं पेमेंट प्लेटफॉर्म की फीस है, उसके बाद जाके बैंक काटता है, 2% स्ट्रेट काटता होता है, 2% ऑफ द जो भी डॉलर अर्न कर रहे हैं। तो देखिए ना, फाइवर भी तो 30% काटता है, वो नहीं देखते। वो तो प्लेटफॉर्म फी है ना, 25% एनुअली है ना, $25 वो एनुअली। उसके बाद में हर ट्रांजैक्शन में $1 हर ट्रांजैक्शन, हर बिजनेस में 1% है फाइवर। 1% काट रहा है ना, नहीं, मतलब एक खास परसेंटेज है, 20% है शायद, 20%। $1 काट रहा है हर ट्रांजैक्शन के अंदर। आपके बेशक अगर आपको $100 का प्रोजेक्ट मिला है तो उसमें से आपको कितने मिलेंगे? वो 20 तो वो काट रहा है ना, तो 20% वो काट रहा है ना, तो 20% वो फीस काट रहा है। तो ये जो प्लेटफॉर्म आज जिस प्लेटफॉर्म ने इनेबल किया है, जिस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, जो एमडीआर है, मैं उसी की बात करूं, वो तो काट रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो अपना उसका अपना मॉडल है ना। ये भी जो है ना, देखें, जो फ्रीलांसर्स हैं उनको ये 2%, 1.9% या 1%, अब कम से कम 1% फीस है, तो 1% से 2% जो ट्रांजैक्शन फीस है, ये तकलीफ नहीं दे रही। तकलीफ क्या है? तकलीफ तो असल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो ये चाहते हैं फ्रीलांसर्स कि हमारे, अगर हम $10,000 कमा रहे हैं तो $10,000 डॉलर रहें, और ये जो डॉलर है हम बाहर ले जाना चाहें तो ले जा सकें। ये एक वाहिद प्रॉब्लम है। 1%, 2% अगर कट रहा है तो वो उनको बुरा नहीं लगता। एक तो हमारी पेमेंट अगर आज $100 है, वो $100 इमीडिएटली हमारे पास आ जाए, ईजिली आ जाए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था कि अकाउंट नहीं खुलता था, ठीक है। अकाउंट इसलिए नहीं खुलता था कि वो बोलते थे, बैंक्स कहते थे तुम्हारा सोर्स ऑफ फंड क्या है। अब फाइवर और अपवर्क, उनको सोर्स ऑफ फंड समझ नहीं आता था 2018 में, तो वो उनको आहिस्ता आहिस्ता आज अब समझ आता है। आज अब थैंक्स टू स्टेट बैंक उसने ये सारी बात समझी, और आज उसने सारे जो कॉशंस थे वो ख़त्म कर दी। नो रिक्वायरमेंट आप अपना बैंक अकाउंट इधर बैठ के अप्लाई करें, आपका बैंक अकाउंट $US अकाउंट खुल जाएगा।
आपको यूएस डॉलर अकाउंट खुल जाएगा, आपको यूएस डॉलर अकाउंट का यूएस डॉलर डेबिट कार्ड मिल जाएगा। ये सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है अगर मैं फाइवर जो भी सर्टिफिकेट दिखाऊंगा जो नहीं, आपको अब कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आज आपको कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। आप एज अ फ्रीलांसर आप बोले अंडरटेकिंग दे कि मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मैं फ्रीलांसर हूँ, मुझे आप यूएस डॉलर अकाउंट ऑनलाइन खोल लें, ऑनलाइन डेबिट कार्ड आ जाएगा आपको डिजिटली। ठीक है। अच्छा, वो डेबिट कार्ड आप यूएस डॉलर की, आपको पता है एटीएम मशीन है पाकिस्तान में? नहीं, इसका नहीं है। तो यूएस डॉलर की एटीएम मशीन है पाकिस्तान में, आप उसमें एटीएम डालें, एटीएम कार्ड डालें, यूएस डॉलर निकलेगा। ये चीजें आफ्टर 2018 मतलब अब आज इनेबल्ड है। ठीक है। आज एक बैंक ने 18 मशीनें पूरे पाकिस्तान में लगा दी हैं जिसमें से यूएस डॉलर एटीएम कार्ड से यूएस डॉलर निकलता है। अच्छा, जो तो बाकी हमारी बात होती है फ्रीलांसर से या फिर जो आईटी गुरूज है, वो तो ये कहते होते हैं कि पाकिस्तान में अगर बात करें एनुअली $3.5 बिलियन आपकी आईटी की एक्सपोर्ट है, इसमें से 0.5 बिलियन आपका अगर एनुअली बात करूं सिर्फ फ्रीलांसर है, बाकी 3 बिलियन आपकी सॉफ्टवेयर हाउसेज वगैरह जो कि एक बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रीलांसर वो कहते हैं ये एक्चुअल नंबर नहीं है। अभी भी फ्रीलांसर हमारे घबराते हैं, हेजिटेट करते हैं अपना पैसा पाकिस्तान में लाते हुए, दुबई रख रहे हैं। अब ये चीजें हो गई, फिर उनका क्या आईटी कंपनी देखें ना, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कुछ अब बिजनेसमैन जो बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं, अब बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं जो डॉलर पाकिस्तान लेके आ रहे हैं। अब ये बात बहुत प्रिसाइसली समझने की जरूरत है कि आपके पास $30 अरब आ रहा है और आपका एक्सपेंस है $70 अरब। तो ये एक्सपेंस जो है $70 अरब ये क्यों हो रहा है? इस पर तो किसी ने नहीं सोचा आज तक। सर वो लॉन्ग टर्म बात है। अभी थोड़ा सा मतलब हम ये जो इम्पोर्ट कर रहे हैं और इम्पोर्टेड चीजें पहनते हैं, ये बंद नहीं कर सकते। मतलब वो तो एक पॉलिसी होगी ना, एक नेशनल लेवल पे हमने एज अ कम्युनिटी सोचना तो है ना। चले वो इसको सोचे तो सही ना हम लोग कि हम इम्पोर्टेड चीजें अब हम मेड इन पाकिस्तान खरीदना शुरू करें। ठीक हम इस थॉट प्रोसेस में आए तो सही। मतलब एक एज अ कम्युनिटी, एज अ पाकिस्तानी, हमें आज ये पता होना चाहिए। जाहिर है उसमें गवर्नमेंट का भी एक रोल है, एक कम्युनिटी का भी रोल है, बट हर किसी का एक रोल है और ये जॉइंटली ही होगा। ऐसे मतलब हम बोले नहीं ये सिर्फ गवर्नमेंट ने करना है और हमने नहीं करना, ऐसे तो नहीं होगा। हमने भी सोचना है कि हम इंपोर्टेड चीज़ें खरीदना बंद कर दें, हम इंपोर्टेड फ्रेंच फ्राइज ना खाएं, इंपोर्टेड चिप्स ना खाएं, हम घर पे पका लें। हम स्ट्रॉबेरी योगर्ट ना खाएं, इंपोर्टेड हम घर में बना लें। हम इंपोर्टेड चीज़ें मेड इन पाकिस्तान के ऊपर फोकस करें। दो चीज़ें होती हैं ना, अगर आप एज अ कॉर्पोरेट हवाले से देखेंगे, अगर आपने अपने आप को प्रॉफिटेबल करना है, दो चीज़ें होती हैं। या तो अपने एक्सपेंस को कम करो, जिसपे आप माइंडसेट की बात करो, ठीक है, जिसमें जाके आप इंपोर्ट को कट करो। एक ये अपना एक्सपोर्ट बढ़ाओ या फिर अपना रेवेन्यू बढ़ाओ, जिसमें आप जाके नए वेंचर्स करें। ठीक है, तो रेदर देन ठीक है अभी मुश्किल वक्त है हम कर लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो आप किसी को क्या कहते हैं ऑब्लाइज नहीं कर सकते ना आप जाके। बिल्कुल सही है। तो आज तो हम वेंटिलेटर पे हैं ना, तो आज मतलब अब जो वक्त है तो अब हम वेंटिलेटर पे हैं। ऐसे ही है ना, जब आप वेंटिलेटर पे होते हैं तो आप ड्रास्टिक मेजर्स लेते हैं, तब आप इमरजेंसी नाफिज करते हैं। तो ये 5 से 10 साल का एक इमरजेंसी नाफिज करें अपने आप पे। 5 साल के लिए कर लें, 2 साल के लिए कर लें, 1 साल के लिए कर लें, करें तो सही, कहीं से स्टार्ट तो लें। तो हमने ये देखना है कि हमारा खर्चा, जैसे आज आपके घर में आपका एक्सपेंस, आपकी जो इनकम है वो 5 लाख से 1 लाख हो जाए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला सोच आपके क्या आएगा? जितने खर्चे मेरे वो कम करूंगा, जो गैर जरूरी खर्चे हैं वो मैं आज बंद कर दूं, यही होगा ना। ठीक है, तो मुल्क को लेके हम ये क्यों नहीं करते? अपने घर को लेके तो हम ये करेंगे, बट मुल्क को लेके गवर्नमेंट ने किए भी तो है ना, लेकिन हमने भी तो करने ना। देखें, गवर्नमेंट इंपोर्ट नहीं बंद कर सकती, हम इंपोर्टेड चीजें लेना बंद कर सकते हैं। नहीं, अब इसकी अगर एग्जांपल दी जाए या बात की जाए, अगर गवर्नमेंट वो जिस पॉलिसी लेवल पे अलाउ ही नहीं करेगी तो आप देखें नहीं कर पाओगे इंपोर्ट ना, पाकिस्तान में चीजें होंगी नहीं ना। देखें, दुनिया के बिजनेस को समझें आप। गवर्नमेंट आज किसी कंट्री से कोई चीज इंपोर्ट बैन करेगी तो वो कंट्री आपकी भी चीज बैन कर देगी। ठीक है, दुनिया है ना। अब आप जर्मनी से कुछ इंपोर्ट बैन करेंगे, जर्मनी आपसे इंपोर्ट बैन कर देगी, तो वो तब आपकी एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी। तो ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती। आपको डिसीजन लेना है कि मैं इंपोर्टेड चीजें लेना बंद करूं, मैं मेड इन पाकिस्तान की तरफ जाऊं। थोड़ा इस पॉइंट को क्लैरिफाई करें। लेट्स से मैं ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट अगर एक बैन सैंक्शन लगा रही है, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, इसका मतलब है कि जितने भी इक्विपमेंट है, आपके टेलको की बात कर लो या आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, कंपनी भी सफर कर रही नहीं मंगा पा रही, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट ने किया हुआ है, अब दूसरी कंपनी लेट्स से कि मैं वीट यूक्रेन से मंगाता हूँ, मुझे वो जाके ब्लैक लिस्ट में डालेगा यूक्रेन। मैं कह रहा हूँ
अब वो चीज़ गवर्नमेंट लेवल पे तो आप वीट खुद बढ़ाएं ना। जितने फार्मर्स हैं, गवर्नमेंट देखिए, इट्स ऑल अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जितना गवर्नमेंट का रोल है उतना हम एज अ कम्युनिटी आवाम का भी रोल है। ठीक है। आज हमें बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है कि वीट सबसे बड़ा हमारा आज इंपोर्ट का जो बिल है, वीट बंद करें। अब हम शुगर खानी बंद करें, चीनी खानी कम कर दें। चीनी खानी कम कर दें तो लोग गन्ने के बजाय वीट लगाना शुरू कर देंगे, जो एसेंशियल आइटम है। चलें, ये तो हमारी उस पर बात होगी ना। मैं एक मिसाल में दे रहा हूँ कि आपने मेड इन पाकिस्तान की तरफ जाना है, आपका खर्चा एक्सपेंस जो है ना, उस हिसाब से अपने आप को मैनेज करना है। पाकिस्तान में ये माइंडसेट अभी नहीं है लोग, तो ये माइंडसेट हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। तो मैं उसी तरफ फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहा हूँ कि आज जो फ्रीलांसर्स हैं, अब वो डॉलर्स उनको 100% डॉलर रिटेंशन चाहिए। अब स्टेट बैंक मजबूर है, गवर्नमेंट मजबूर है, क्योंकि उसके पास डॉलर्स नहीं है। अवाम के पास बहुत डॉलर्स होंगे, बट हमारे गवर्नमेंट के पास डॉलर्स नहीं है। तो इसकी एक बड़ी लंबी बहस है जो मैं शुरू करूंगा तो नेवर एंडिंग स्टोरी की तरफ चली जाएगी। तो स्पेसिफिक अगर हम आए अपनी कम्युनिटी की तरफ, आईटी जो हमारी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है उसकी तरफ, तो उनको 100% रिटेंशन चाहिए और उनको ईज ऑफ डूइंग एक्सपेंस चाहिए कि वो पाकिस्तान से बाहर पेनियर में क्यों डॉलर रखते हैं, क्योंकि पेनियर का पर डे लिमिट एज अ बिजनेस you can expend maximum up to $100,000। $100,000 एक दिन में आप एक्सपेंस कर सकते हैं अपने पेनियर के डेबिट कार्ड से। तो दिस इज व्हाट इज अ ब्लॉकेज कि आप पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पैसे नहीं लाते। अब स्टेट बैंक ने देखें 50% अलाउ कर दिए आज। अब कोई भी फ्रीलांसर आईटी, अगर आप $10,000 का एक्सपोर्ट मतलब रेमिटेंस आती है, तो $5,000 आपके पाक रुपीज में कन्वर्ट हो जाएंगे और $5,000 आपके पास एज ए US डॉलर रहेंगे। अब एक बैंक ने हमारे साथ मिलके एक FCY डेबिट कार्ड इशू किया है कि वो जो $5,000 आपके पास रहेंगे उससे आप एक्सपेंस उसको आप चार्ज करवा सकते हैं, आपके डॉलर्स को आप स्पेंड कर सकते हैं। तो ये रेगुलेशन आ गई है। तो हम इधर से शुरू करें। हमारे जितनी भी आईटी कम्युनिटी है, आईटी के बच्चे हैं, कंपनीज हैं, वो FCY डेबिट कार्ड को लेके उधर से शुरू करें। अब कर क्या रहे हैं? कर हम ये रहे हैं कि अब हम मुल्क का नहीं सोच रहे, हम सोच रहे हैं अपना, और हम सोच रहे हैं कि हमें जो डॉलर आ रहे हैं वो हम दुबई में कंपनी खोल के वहां रख लें, ठीक है, और वहीं से एक्सपेंस करें। अभी हम ये कर रहे हैं, और बट हम मुल्क का नहीं सोच रहे। जब हम नहीं मुल्क का सोचेंगे तो कौन सोचेगा? अच्छा, मतलब इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ। लेट्स से एक फ्रीलांसर अगर मंथ में $10,000 अर्न कर रहा है, ठीक है, आज जिस तरह आपने बताया, एजुकेट किया कि 18 आपके ATM से जो कि डॉलर निकाल सकते हैं, उसने वो अकाउंट खोल लिया अपना डॉलर अकाउंट, $10,000 वो उसके अकाउंट में आ सकते हैं, $5,000 वो पुल आउट कर सकता है और 5,000 उसके बाय रेगुलेशन अकाउंट में होंगे, लेकिन बाद में वो लेटर ऑन निकाल सकता है। उसको नो क्वेश्चन आस्क वो स्पेंड भी कर सकता है, डॉलर रिटेन कर सकता है। अब जो डॉलर्स हैं उसने कन्वर्ट भी तो होना है, ठीक है। तो आधे डॉलर जो आपके 50% जो भी आप कमाएंगे वो आपके पाक रुपीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, आप पाकिस्तान में खर्चा करें, और जो बाकी 50% पेमेंट है उसको आप एक्सपेंस करें, डॉलर में रिटेन करें और अगर मैं उसको भी बाद में पुल आउट निकालना, विड्रॉ करना चाहता हूं, तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं। इसका मतलब जो कंसर्न आता है फ्रीलांसर काफी हद तक बिल्कुल वो हो गया जी, अब वो बेसलेस तकरीबन बनता है, क्योंकि वो कहते हैं हमें रेगुलेशन बहुत ज्यादा है। इसका मतलब जो भी अर्न कर रहे हैं वो लाओ ये पाकिस्तान में 50% पुल आउट करो, डॉलर निकलेंगे ATM के अंदर से, और बाकी 50% आप अकाउंट में रखो, बाद में निकाल लेना। ये चीजें हो सकती है, बिल्कुल ऐसे। ये तो बड़ी अच्छी रेगुलेशन है। मतलब अब आप देखें, जब हम शुरू हुए तो हमने अकाउंट नहीं खोलते थे फ्रीलांसर्स के, अकाउंट खुलने शुरू हुए। फिर पेमेंट गेटवे इंडिविजुअल को नहीं मिलता था। आज आप अपना किसी भी वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं। एक्सप्लेन करें पेमेंट गेटवे ये कि अब आपने, जैसे मिसाल के तौर पे अब कोई भी पेमेंट लेनी है और अपनी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट है, ठीक है, उस पे आपने वीजा, मास्टर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड चार्ज करवाना, ठीक है, वो कैसे कराएंगे? मैं अपनी डिटेल्स दे दूंगा, क्या कहते हैं, मतलब अब आपने नेटफ्लिक्स, जैसे नेटफ्लिक्स है, ठीक है, तो नेटफ्लिक्स पे आपने पेमेंट अगर करनी है तो कितना आसान है। बिल्कुल, मतलब हर किसी के पास नेटफ्लिक्स है और हर कोई पेमेंट कर देता है। तो इसी तरह ये आइडिया यूं आया था कि ख्वातीन जो बच्चियां हैं पाकिस्तान की, उनको कैश ऑन डिलीवरी का एक्सट्रीम प्रॉब्लम मैंने देखा। बिल्कुल, एक्सट्रीम प्रॉब्लम देखा उनको कि ये जो भी सर्विसेज देते हैं, जो भी अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो वो उनको पेमेंट लेने में एक्सट्रीम प्रॉब्लम थी। ठीक है, अच्छा, अब मर्चेंट, अब उनकी वेबसाइट है, उनकी वेबसाइट पे उन्होंने कोई भी सर्विस दी
तो कार्ड पेमेंट गेटवे नहीं लगता था। पेमेंट गेटवे लगाने के लिए 6 महीने का प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, और इंडिविजुअल को पेमेंट गेटवे नहीं मिलता था। PCI DSS कराओ पहले आप अपने पेमेंट गेटवे की, कार्ड चार्ज कराने से पहले। तो वो स्टेट बैंक ने अगेन फॉर एन इंडिविजुअल अलाउ कर दिया। नाउ पेमेंट गेटवे इनेबलमेंट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। पहले इसके चार्जेस भी थे, पहले चार्जेस थे, $2,000-3,000 आपको एनुअली देना पड़ता था। पहले तो इंडिविजुअल को अलाउ ही नहीं था, और जिनको अलाउ था, जैसे खाड़ी है, मतलब खाड़ी ने अगर कोई चीज़ बेचनी है तो आप ऑनलाइन पे करके खाड़ी से ले लें। बिल्कुल। दराज है, कोई भी चीज़ ऑनलाइन पे करके खाड़ी से ले लें। बट आपका या इब्राहिम अमीन का जो सुहेब ने अगर कोई वेबसाइट है, तो सुहेब अब ऑनलाइन पेमेंट लेनी है तो नहीं ले सकता था। आज सुहेब बैंक अकाउंट ऑनलाइन खोल लें और फिर पेमेंट गेटवे भी ऑनलाइन ले लें। लेट्स से मैं छोटा सा अपना स्टोर बनाता हूँ जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है अभी, मैं एज अ कंपनी नहीं, अपने ही पर्सनल लेवल के ऊपर आप मैं स्टोर ना बनाएं, आप किसी को पढ़ाना शुरू कर दें, इंटरनेशनली पढ़ाना शुरू कर दें, और उसको बोले पेमेंट भेजो, तो उसको बोले कार्ड चार्ज कराओ मेरी वेबसाइट पे। सिंपल एज दैट। और वो पेमेंट जाके मेरे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। जो आपने बैंक अकाउंट रिमोटली खोला है डिजिटली, वो आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी। ये बात पता ही नहीं है, कोई रिसर्च करना ही नहीं चाहता। अच्छा, पाकिस्तान में पेमेंट गेटवे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो चार्ज करवाते हैं, अब जैसे नेटफ्लिक्स में रिकरिंग पेमेंट आप चार्ज कर सकते हैं। आज आपने रिकरिंग चार्ज करा लिया, तो पाकिस्तान में नहीं था। हर दफा आपको पेमेंट देते वक्त जाके चार्ज कराना है तो होती थी। तो अब पाकिस्तान में भी रिकरिंग पेमेंट गेटवे इनेबल हो गया है। आप किसी को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या कोई भी सर्विस दे रहे हैं, वेबसाइट की सर्विस दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स की तरह आप पेमेंट गेटवे इनेबल कर लें। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के अपना पेमेंट गेटवे अपनी वेबसाइट पे इनेबल करें, इंटीग्रेट करें, और वही पेमेंट गेटवे विल इनेबल रिकरिंग पेमेंट्स। किसी ने एक दफा चार्ज करा दी $100 हर महीने, तो $100 हर महीने ऑटो पे। और इस पे कुछ एडिशनल टैक्स के चार्जेस हैं गवर्नमेंट की तरफ से? कुछ भी नहीं है, कोई चार्जेस नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब जो पेमेंट जो करता है, जैसे आप दुनिया में किसी को भी पेमेंट करते हैं, किसी को भी दुनिया में किसी को भी पेमेंट करते हैं, तो उसका एक MDR चार्ज होता है। जो दुनिया में आप अमेरिका में तो अमेरिका भी पेमेंट करेंगे तो कोई MDR चार्ज होगा, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है। मतलब एक MDR है, जाहिर है कि MDR वही 1-2% जो आप कहते हैं कार्ड को चार्ज कराने में जो MDR है, तो वो तो लगेगा। जो अगर आप पाकिस्तान का पेपाक ले लें, अब अगेन कमिंग टू पाकिस्तानी कार्ड, पेपाक भी इनेबल हो रहा है, पेपाक भी ई-कॉमर्स पे इनेबल हो रहा है। पेपाक कार्ड है, डेबिट कार्ड है। अगर आप पेपाक कार्ड से चार्ज कराएं, तो वो जो 2% वीजा और मास्टर लेता है, वो पेपाक पे नहीं है। अच्छा, पेपाक ने काइंड ऑफ टू ग्रैब द मार्केट। अभी पेपाक पे एक्सपेंस नहीं है ना, पेपाक पे पाकिस्तानी कार्ड है, टोटल पाकिस्तानी कार्ड है। तो जब पेपाक पाकिस्तान में स्टेट बैंक ने लॉन्च किया था OneLink के साथ मिलके, तो 28वां मुल्क था पूरी दुनिया से, 28th कंट्री था जिसने अपनी पेमेंट स्कीम, इसको पेमेंट स्कीम कहते हैं, ठीक है, अपनी पेमेंट स्कीम पाकिस्तान में लॉन्च की थी। अगर आप पेपाक कार्ड यूज करें आज, तो हमारे मुल्क से जो 2% हम वीजा मास्टर को देते हैं, तो वो डॉलर बाहर जाते हैं ना, तो वो डॉलर बाहर भी नहीं जाएंगे, और पाकिस्तान के पैसे पाकिस्तान में रहेंगे। और 1.5% कम पेपाक में मेरे ख्याल में 0.5% है। ठीक है, वो जो 2% हम कार्ड चार्ज कराते हैं, तो पेपाक पे 0.5% है, तो 1.5% वो बच गया। इसका मतलब फ्रीलांसर्स भी अगर अपना अकाउंट अगर लिंक करें, जैसे जिस बैंक, स्टैंडर्ड बैंक जो भी बैंक है, मैं नाम नहीं लेता, उसके साथ जाके पेपाक का अगर वो अपना कार्ड, डेबिट कार्ड लेंगे, उसका मतलब जो 2% था वो 0.5 पे आ जाएगा। अवेयरनेस है लोगों के भाई, अवेयरनेस नहीं। इंटरेस्टिंग। तो ये सब चीजें ना, तब हम एज अ पाकिस्तानी सोचें, मेड इन पाकिस्तान सोचें एज अ पाकिस्तानी, तो बहुत कुछ इनेबलमेंट हो चुका है, बस अवेयरनेस नहीं। ठीक है, तो जो सेकंड काम हमने किया वो था पेमेंट गेटवे इनेबलमेंट, तो ये सेकंड काम हो गया। ठीक है, अच्छा, साथ में थोड़ा सा मुझे बताएं रास्त के बारे में। अगर बेसिकली व्हाट इज रास्त? मैं जितना मुझे समझ आता है, अपने अकाउंट को नंबर के साथ मैं लिंक कर देता हूँ, तो काइंड ऑफ इसका बिजनेस मॉडल क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट एक सर्विस दी हुई, कुछ ना कुछ तो टू मेक इट सस्टेनेबल, कुछ ना कुछ तो अर्न करना चाहिए ना। क्योंकि जो मैंने सुना है, बड़ी फास्ट पेमेंट मैं करता भी हूँ, पैसे टैक्स बड़े कम लगते होते हैं इस तरह करके, तो काइंड ऑफ उसका बिजनेस मॉडल है क्या, और कितना एक कह लें कि काइंड ऑफ है सपोर्ट करे इकोसिस्टम को ये रास्त? देखिए, रास्त स्टेट बैंक का एक प्रोजेक्ट है, और बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने इसको, कारंदाज है इधर ही इस्लामाबाद में, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने इसको फंड किया है। तो रास्त की जितनी भी अभी जो कैश इन है और जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, चूंकि रास्त पाकिस्तान में पहले OneLink था, OneLink है, तो दूसरा कोई
इकोसिस्टम नहीं था। एमनेट आया था बट वो चल नहीं पाया। तो दूसरा, OneLink का कोई कंपटीटर नहीं था। तो जब तक आपका कोई कंपटीटर नहीं होता तो आपकी सर्विस में इनेबलमेंट नहीं आती। हालांकि OneLink ने वंडर्स किए हैं पाकिस्तान में। जितने वंडर्स OneLink को मैंने करते देखे हैं, मतलब इट्स माइंड बॉगलिंग अगर मैं आपको उसकी फिगर्स बताना शुरू कर दूं। जस्ट फॉर द ऑडियंस, आपका जो क्या कहते हैं OneLink और आप बात करो, सेकेंडली हमने क्या बात स्विच है रास्त। बेसिकली तो ये दो स्विच हैं। बेसिकली फाइनेंशियल रेल होते हैं आपके, बैंक टू बैंक जितनी भी आप करते हो कनेक्ट करते होते हैं। तो उसको फाइनेंशियल रेल आप समझें कि आपके अगर दोनों बैंक के दरमियान कनेक्शन हो रहा है तो फाइनेंशियल रेल वो प्रोवाइड कर रहा है। और मास्टर और जो वीजा वगैरह वो उसके टॉप पे जाके उस चीज पे लेट से कि वो रेल की पटरी उसने बिछा दी है, वो डब्बे चल रहे हैं बेसिकली। सो फर्स्ट एक ऑडियंस जी जी। तो रास जो है वो सब, देखिए ना, अब दुनिया जो है जितनी भी डेवलप्ड कंट्री जैसे चाइना है, वो कार्ड से अब मोबाइल ऐप्स डिजिटल जैसे वीचैट है, अब कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। तो रास उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। रास में अभी फिलहाल वो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, बट स्टेट बैंक और कारंदाज की मेहरबानी है जिसने रास की टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में इनेबल किया एंड कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी इस वक्त टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी वो P2M की तरह पेमेंट मर्चेंट्स की तरह, मतलब अब जितना टेक्नोलॉजी तो बन गई, बट अब वो टेक्नोलॉजी स्पेंड आप कहाँ पे करेंगे? तो उसके लिए अब आप दुकानदारों को इनेबल करना है। तो उसके ऊपर अब आजकल काम चल रहा है कि पूरे पाकिस्तान में जितने दुकानदार हैं वो जो पेमेंट्स हैं वो रास के थ्रू पे हो सकें। ठीक है। तो वो आप अपने मोबाइल से ही, अगर ये रास के थ्रू पेमेंट हो रही हैं तो काइंड ऑफ जिस तरह मैंने अपना लाइट बैंक अकाउंट लिंक कर दिया रास के थ्रू, ठीक है, अब मेरे टैक्स वगैरह पैसे नहीं कटे, ठीक है, अल्टीमेटली फिर बैंक का फायदा कहाँ पे आ गया? और बैंक का रास अभी फ्री है ना, तो रास में बैंक किसी को फायदा नहीं हो रहा, पाकिस्तानी अवाम को फायदा होगा। ठीक है। मेरे एक दोस्त हैं नेपाल में, अभी जस्ट बने हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान में 2007-8 में ये ब्रांचेस बैंकिंग एजेंट्स बने। तो 3-4 लाख एजेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में। हम उनको जेलें कहते हैं। तो जेल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो टॉपअप करने जाए ना दुकान में तो जाली लगी होती है, जेल बनी होती है ना, जिसमें आप टॉपअप कराते हैं। मतलब वो 2007-8 में कॉन्सेप्ट था जब ब्रांच 1 बजे 2 बजे बंद हो जाती थी। तो 2 बजे के बाद लोग बैंकिंग कहाँ करें? तो फिर अगेन स्टेट बैंक ने सोचा कि 1 बजे के बाद अवाम है ना, 20 करोड़ अवाम है, वो कहाँ पे जाके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करें? अभी आज 2009 से आज तक 17,000 ब्रांचें और 3 लाख ब्रांचलेस बैंकिंग एजेंट्स हैं जहाँ पे बैंकिंग हो सकती है रात 10 बजे तक। तो ये 2009 का इनिशिएटिव था, बट 2009 के बाद क्या हुआ? मर्चेंट्स नहीं आए, मर्चेंट्स में इनेबलमेंट नहीं। जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, मतलब हर सब्जी वाले के पास कोई ना कोई इनेबलमेंट होनी चाहिए थी, वो अब आज शुरू हुई है, वो रात कर रहा है, और बैंक्स भी कर रहे हैं, OneLink भी कर रहा है, अब सब कर रहे हैं। P2M इसको कहते हैं, पेमेंट टू मर्चेंट। तो P2M की इनेबलमेंट नहीं हुई। मैंने देखा नेपाल में, वहाँ पे 20 लाख या 16 से 20 लाख ग्रोसरी स्टोर, जहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स हैं, वहाँ पे पेमेंट मर्चेंट इनेबलमेंट हुई हुई है। उन्होंने 3 साल में ये अचीव कर ली। हम 2009 से आज तक नहीं कर सके। इसमें चैलेंज क्या है, बॉटलनेक क्या है, गवर्नमेंट क्या फेस कर रही है? ट्रस्ट, टैक्सेस, फियर। ठीक है। जो मर्चेंट है वो टैक्स, तो देखे ना, दुनिया में क्या है, दुनिया में ये है कि आज पाकिस्तान में और दुनिया में कंपैरिजन देखें। US में अगर आप देखें तो आप बैंक अकाउंट खोलें तो 2 ट्रांजैक्शंस आपकी ब्रांच आके फ्री हैं। ठीक है। तीसरी ट्रांजैक्शन आप ब्रांच जाके करेंगे तो $10 चार्ज है। पाकिस्तान में क्या है? आप ब्रांच जाके लाइनों में लग के अपना टाइम वेस्ट करें, अपने टाइम, एनर्जी, मनी, पैसा, पेट्रोल वेस्ट करें तो वो फ्री है। और IBFT डिजिटल करेंगे तो ₹100 चार्ज है, कभी ये चार्ज है, कभी वो चार्ज है, कभी ये मसला है, कभी वो मसला है। तो उल्टा है। तो हम डिजिटल को फ्री करें, जैसे राष्ट्र में अब स्टेट बैंक ने किया है। राष्ट्र कंप्लीटली फ्री है, सारी ट्रांजैक्शंस फ्री हैं, बट ऑफ कोर्स उस पर एक मॉडल होगा, आएगा कि वो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल कैसे बने। तो उसकी तरफ वो आ रहे हैं, वो मर्चेंट इनेबल कर रहे हैं, मर्चेंट से पैसे लेंगे। अब फियर क्या है? अब सबको फियर क्या है पाकिस्तान में? मर्चेंट इनेबलमेंट पाकिस्तान में होता है, टैक्स, FBR, टैक्स नेट। तो ये कॉन्फिडेंस आज तक
देखे ना, कंटिन्यूटी नहीं है, पॉलिसी की कंटिन्यूटी नहीं तो है। मैं ये समझ रहा हूँ कि रास के आने के बाद फाइनेंशियल रेल प्रोवाइड कर दी है, जी। अब वो उसको अपने बैंक अकाउंट को लिंक करे रास के साथ, कर अगर लिया। ट्रांजेक्शन आप करेंगे तो रेल पे जाने के पैसे वो जो बाकी वन लिंक चार्ज करते हैं ना, एडिशनल 1% 2% जो भी है, अब वो तो वन लिंक भी जो नहीं चार्ज कर रहा 25,000 हाँ, तक, तो अब तो फ्री है हाँ, वैसे जो भी। भी है वो जो जो ट्रांजेक्शन जो वो अमाउंट आपको फ्री होते है, तब जाके गवर्नमेंट बेसिकली आपको प्रोवोक कर रही है आप जाके यूज करो, ताकि बाद में जी, अमेरिका वाली बात जी, डिजिटल जी, को जी। प्रमोट कर रही डिजिटल है। के बट साथ में कॉन्फिडेंस भी दें कि ये अब देखे ना, 9 ट्रिलियन रुपीज कैश पाकिस्तान में, कैश इन सर्कुलेशन 9 ट्रिलियन है। तो उसको खत्म करना है ना, बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन। हमने डिजिटल पेमेंट को डिजिटल कैसे करना है, तो डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स कैसे होंगी कि आपकी पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी हो, आपको टैक्स और एफबीआर का फियर ना हो। कितने मिलियंस एसएमईज हैं पाकिस्तान में, 5 मिलियन एसएमईज हैं। कितने हैं, कितने मिलियन मर्चेंट्स हैं, वो कैश लेते हैं, कहते हैं कैश दो। तो एक कोई पॉलिसी डिफाइन होनी चाहिए कि उन मर्चेंट को कैश के बजाय आप डिजिटल की तरफ ले आए। अच्छा, बात करें ना, थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहूँगा। इंडिया में भी कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करो, हमारे जैसे लोग हैं, ठीक है? इस सब कॉन्टिनेंटल के अंदर ना, कि थोड़े जज़्बाती, इमोशनल, ठीक है? वहाँ पे इंडिया ने ये चीज़ कर ली, नारियल वाला भी आपका क्यूआर के थ्रू कर रहा है, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी सेम तरह के लोग हैं, करप्ट ऊपर लोग बैठे हुए हैं, फेयर वही वाला है। तो इंडिया ने ऐसा क्या डिफरेंट किया? ऐसा लर्निंग हम लेके पाकिस्तानी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर सकती है? क्योंकि बाय हुक और बाय क्रुक होता है ना, भाई 5,000 का नोट आज बंद कर दे, 5,000 का नोट बंद। कैश मतलब कैश हैंडलिंग को आप डिफिकल्ट कर 5,000 दिया। का नोट बोले, 5,000 का नोट आज बंद कर दे। इंडिया ने यही किया था ना, क्या किया था? इंडिया ने कहा था कि फलां अब इतना ये वाला जो करेंसी है ये खत्म, अब ये नई करेंसी आ गई। और वो जो नई करेंसी आ गई तो वो अब आपने आके डिपॉजिट करानी है, सारी पुरानी करेंसी वो आके आप डिपॉजिट कराएं और नई करेंसी ले लें बैंक से। ये वेरी इंडिया ने किया था ना। स्मार्टली। तो आज अगर हम 5,000 का नोट बंद कर दें तो क्या होगा? तो सोचे। लोग मजबूर होंगे जाके, एक तो छोटे कैश को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होगा, कहाँ जाके लाख रुपए रखना, और वो मैक्सिमम जो कैश इन सर्कुलेशन है ना वो 5,000 का नोट है। तो अगर हम 5,000 का नोट बंद कर दें, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 9 ट्रिलियन इंडिया ने यही किया। जो 9 ट्रिलियन सर्कुलेट कर रहा है, उसमें से 7 ट्रिलियन शायद 5,000 का नोट हो शायद। हाँ, मतलब उसमें 60% एक आप कह लो 80-90% ऑन अ सेफ साइड आपका फॉरेन अब्रप्ट जाके आपको नजर आएगा चीजें। तो वैसे आपकी तो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ आप आ जाएंगे। वैसे आपकी तो इतनी ज्यादा इंटरेक्शन होती है गवर्नमेंट के साथ, आप माशाल्लाह 54 बैंक के साथ जाके अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कभी डिस्कशन होती है गवर्नमेंट के साथ, यार ये वाला स्टेप लो, तो उनका क्या स्टांस होता है? वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इन लाइन चीजें होने वाली हैं। चीजें आप मतलब वो सोचते तो देखे ना, सोचते हैं। अब देखिए, अब हम फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को अगर हम देख लें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, IMF है, ये सब इस तरफ सोच तो रहे हैं, गवर्नमेंट सोच तो रही है। बट अब गवर्नमेंट की कंसिस्टेंट जो पॉलिसीज हैं उसकी कंसिस्टेंसी बड़ी जरूरी है। टैक्स के ऊपर किसको टैक्स लगाना है, किसको नहीं टैक्स लगाना, किसको 5 साल के लिए टैक्स छोड़ देना है। तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की अब आज अशद ज़रूरत है, ख़ासतौर पर IT टेक इंडस्ट्री को, कि आप अपने डॉलर्स ले आएँ, खुदारा पाकिस्तान में डॉलर्स ले आएँ, आप इम्पोर्टेड आइटम्स ख़रीदना बंद करें, मेड इन पाकिस्तान यूज़ करें। और देखें, पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा आज पढ़ाने में लगा हुआ, पढ़ाए जाओ, पैसे दे के पढ़ाए जाओ। अरे कोई ये किसी ने देखा है कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो अर्न कितना कर रहा है? ये फ्रेम किसी ने नहीं लगाया हुआ। ये कोई नहीं जज कर रहा कि आप कौन सा इंस्टीट्यूट ऐसा है जो पढ़ाने के बाद जो बच्चा वहाँ से जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है तो उसके बाद वो अर्न कितना करता है, ये कोई ऑडिट करता है? आज वैल्यू प्रोवाइड हो रही है कि नहीं हो रही, और वो जो इंस्टीट्यूट जो लाइसेंस लेके बैठा हुआ है, जितने इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, कितने इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, कोई आज तक किसी ने उसको फ्रेम देखा है कि ये इंक्यूबेशन सेंटर्स जो इंक्यूबेट, जिनका काम है इंक्यूबेट करना, वो को वर्किंग स्पेसेस बन गए हैं या वाकई इंक्यूबेशन चल रही है? आप बताएं, कोई देखता है ये बात? किसी ने आज तक ये देखने की कोशिश की है? नहीं। तो ये ऑडिट करना, इस बात को मेजर करना कि जो पढ़ा रहा है तो कितने लोग जो पढ़ के निकल रहे हैं पैसे देके, वो कमाते कितना है, वाकई कमा भी रहे हैं कि नहीं।
तो ये नहीं कोई देख रहा, जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो को वर्किंग स्पेसेस ज़्यादातर बनती जा रही हैं, तो कितने सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स वो जनरेट कर रहा है, पैदा कर रहा है, कोई भी नहीं देख रहा। अच्छा, थोड़ा सा पाकिस्तान की बात करें ना, इकॉनमी का सबसे बड़ा सहारा उसकी रेमिटेंस होती है। अब बात करें रेमिटेंस के अंदर, पाकिस्तान के पिछले 2 साल के अंदर 6 लाख लोग माइग्रेट किए टूवर्ड्स सऊदी और दुबई, जो कि आपके 2 मेजर पूल है जहाँ से लोग पैसा भेजते होते हैं। नंबर आपका 6 लाख का बढ़ है, लेकिन आपकी रेमिटेंस इतनी बढ़ नहीं रही, तो इसकी क्या मेजर वही ना, कॉन्फिडेंस वो उधर ही रखते हैं, पाकिस्तान पैसे लेकर ही नहीं आते, क्योंकि पाकिस्तान जब पैसे लेके आएंगे तो अब हमारे, लेकिन पैसे अपने घर वालों को तो ऑब्वियसली जो खर्चा है देखें, जो एक्सपेंस है, जैसे मिसाल के तौर पर जो एक्सपेंस है वो तो पाकिस्तान आ रहा है, बट सेविंग पाकिस्तान नहीं आ रही, सेविंग बाहर रह रही है। अच्छा, एक दूसरी बात ये, जैसे पेनियर की मिसाल दूंगा, पेनियर हबीब बैंक, जैज, फैसल बैंक के साथ लिंक्ड है, कनेक्टेड है, तो पेनियर में कितना फ्लोट पड़ा है, $2 अरब या 1 से 2 अरब डॉलर पेनियर में पर फ्लोट पड़ा होगा, जो उन्होंने जब पाकिस्तान में ज़रूरत पड़ती है तो वो देखें, ये इनेबलमेंट तो हमने बनाई, पेनियर का प्री फंडेड अकाउंट पाकिस्तान खोला गया, अगेन थैंक्स टू स्टेट बैंक। वो क्यों खोला गया? वो इसलिए खोला गया कि जब आपकी पेनियर के वॉलेट से पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पेमेंट आनी है, तो वो यूएस के वॉलेट से पाकिस्तानी बैंक अकाउंट आना और पाकिस्तानी प्री फंडेड अकाउंट से आईबीएफटी होना, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए, क्योंकि इमीडिएट इमीडिएट तो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया। एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, इस वक्त दुनिया में ई कॉमर्स बिजनेस, अमेजॉन के ऊपर बिजनेस कितना है, ह्यूज बिजनेस है। अब हम कहते हैं कि कई पेमेंट्स पेनियर में नहीं आती, कई पेमेंट्स इसमें स्ट्राइप में नहीं आती, कई पेमेंट्स अमेजॉन उसमें पेपाल में नहीं आती, तो अमेजॉन की जितनी पेमेंट्स हैं वो पेनियर में आती है, पेपाल में नहीं आती। पेनियर इनेबल्ड है पाकिस्तान, सबको पता भी है। जो चीज़ आज आपके पास अवेलेबल है उस पर शुक्र हम नहीं करते, हम वो देखते हैं, वो कहते हैं ना, बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन द बुश, तो हम वो 2 इन द बुश की तरफ लगे हुए हैं, जो हाथ में है उसको नहीं देखते। तो ये साइकी जो है ना, जो हाथ में, ठीक है हमें पेपाल भी होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, आई एग्री, बट जो अवेलेबल है उस पर शुक्र नहीं करना, उस पर सबर शुक्र नहीं करना, उसको यूज ही नहीं करना, जूस निकालना चाहिए जो अवेलेबल है, पेनियर अवेलेबल है उसको देखें, उसके साथ काम करें। जो चीज़ आज अवेलेबल है, जो चीज़ आप आज आपके पास जो उसको देखें। हमें जहाँ पेपाल पे हम बहुत बड़ा पेपाल को लाने में एक हम एफर्ट लगाएंगे ना, तो उस एफर्ट के साथ साथ हमें पेनियर और पेपाल जैसा सिस्टम खुद भी तो बना लेना चाहिए। ठीक है, टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? अब अगर गवर्नमेंट बनाना चाहे, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल मैक्स, तो हम क्यों नहीं बनाते ये पेमेंट? हम अपना फाइवर, अपवर्क, हम अपना क्यों नहीं बनाते? देखें, अब ये जो इनेबलमेंट है, इतनी सारी इनेबलमेंट हम, मेरी टीम और मेरे कोलैबोरेटर्स, सिनर्जीज, पार्टनर्स कैसे कर ली? क्योंकि हम पाकिस्तान में जितने राइस शेलर्स हैं, जितने एसएमईज हैं, एमईज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उनके साथ पिछले 20-25 साल से काम कर रहे हैं। सारे इंपोर्टर्स के साथ, एक्सपोर्टर्स के साथ, मैन्युफैक्चरर्स के साथ हमारी एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है। तो आप सिर्फ राइस शेलर्स को अगर आप ले लें, तो आज राइस शेलर्स, अब अगेन मैं वो बात करूंगा कि 64% आबादी 35 साल से कम है। तो ये जो 64% आबादी जो 35 साल से कम है, वो आज अपने बिजनेसेस की सक्सेशन ले रही। अब जितने राइस शेलर्स, एक कैटेगरी उठा लें, कितने सेगमेंट्स हैं पाकिस्तान में, बिजनेस सेगमेंट तो बहुत हैं। तो राइस शेलर्स जो हैं वो खाते लिखते हैं, उनको अपनी वेबसाइट चाहिए, उनको ग्राफिक डिजाइनिंग चाहिए, कार्ड चाहिए, वेबसाइट चाहिए, ERP के डैशबोर्ड चाहिए ना, तो उनके पास तो नहीं है। अब इन सब बच्चों को तो मोबाइल पे हर चीज चाहिए, तो वो कौन बना के देगा? सिस्टम्स लिमिटेड, टेनपल्स। हर राइस शेलर, हर छोटा सा राइस शेलर टेनपल्स और सिस्टम्स लिमिटेड अफोर्ड कर सकता है? नहीं, बिल्कुल। तो उसके पास क्या ऑप्शन है? आज आपने डैशबोर्ड और ERP बनाना है, किससे बनवाएंगे आप बता दें मुझे। मैं ऑब्वियसली जाके, है ही नहीं, आपको पता ही नहीं, गिग जाके वो डालूंगा तो नहीं पता ना। तो हमने अपना फाइवर अपवर्क क्यों नहीं बनाया? ठीक है, मतलब हमारे पास जो टैलेंट अवेलेबल है, हमने आज तक उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। ठीक है, और आपके बाद आई टोटली सेकंड, हम
डिवाइड कर लें अपने आप को, लॉन्ग टर्म में भी सोचें, लॉन्ग टर्म में अपना सिस्टम भी चैनल करना, शॉर्ट टर्म में क्या करना है वो भी देखें, दोनों बिल्कुल साथ साथ लेके चलें पैरेलल। बिल्कुल कोई किसी ने ये तो ये करना है, तो ये कोई सोचे। ठीक है। अब जिसने ये सोचना है, ये किसी ने कंसिस्टेंसी के साथ सोचना है और उसमें कंसिस्टेंसी रखनी भी है। ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर अब देखिए, अब हमने अभी गूगल के साथ एमओयू साइन कर रहे हैं और हम गूगल की स्कॉलरशिप सब लॉन्च करने लगे हैं बहुत सून। अभी हमने गो लूट लो की के साथ साइन किया है और उसमें कोई 22,000 मर्चेंट्स पे जो हमारे मेंबर्स हैं। तो हम जो वही वाली बात मैं कह रहा हूँ कि जो आपने सीखा आज, तो सीख तो लिया, अब आपने प्रोफेशनल लाइफ में आना है, कदम रखना है। तो प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद आपकी हैंड होल्डिंग कौन करता है? कोई एक इदारा बताता है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो फिर हमने सोचा कि हम एक ऐसी एसोसिएशन बनाए जो ऑलरेडी सारे 40, 50, 60 हज़ार बिजनेसेस जिसके साथ हमने 20, 25 साल काम किया है, उनके साथ कनेक्ट हम हैं। उनको हम ये फ्रीलांसर्स के साथ कनेक्ट करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कनेक्ट करें, उनको इनेबल करें। आपको आपकी लाइफ में कोई इशू है वो आप हमें बताएं, हमारे मेंबर बने, अब हमें बताएं, हम उसका आपको मसला हल करके देंगे। और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैफला की मेंबरशिप फ्री है। तो मतलब हम अब यही अब आउटरीच चाह रहे हैं, जो सबसे देखें इनेबलमेंट सारी है, सिर्फ लोगों को पता नहीं है। तो हम पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, गूगल जैसे पार्टनर्स के साथ हैंडशेक कर रहे हैं। अभी हमने गेट्स, मलिंडा, करंदाज ने 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में हमने जितने भी रास के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको साइबर सिक्योरिटी की इनेबलमेंट सर्टिफिकेशन हमने कराया कराची, लॉ, इस्लामाबाद, फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे बैंक्स के जो साइबर सिक्योरिटी के जो सेकंड और थर्ड टियर के जो ऑफिसर्स हैं उनको हमने साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन कराई है, जो कि फंड हमें बिल एंड मेलिंडा गेट्स कारंदाज के थ्रू हमें मिली है। तो ये अब हम एक बार स्टेप बाय स्टेप इंटरनेशनल डोनर्स के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। अभी गूगल के साथ अभी हम 500 स्कॉलरशिप्स देंगे। ठीक है, चलें, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। साथ में अगर हम बात करें रेमिटेंस की बात करें ना, सबसे बड़ा एक आता है ऑन पेपर के यार हवाला हुंडी भी आपका रेवेन्यू लीकेज की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, ऑब्वियसली ऑडियंस के माइंड में भी होगा, हवाला हुंडी का बिजनेस मॉडल सस्टेन कैसे होता है? फॉर एग्जांपल समझ आता है कि यार एजेंट ए बाहर है, एजेंट भी बाहर है, बी पाकिस्तान में, ए ने बी को बोला यार मेरे उस फला एक्स बंदे को इतने पैसे दे देना। ठीक है, दे रहा है, अल्टीमेटली एजेंट ए और बी की सेटलमेंट भी तो होती होगी ना, तो वो काइंड ऑफ वो किस तरह करते हैं? देखिए, अब अगेन वही जो इम्पोर्टर्स हैं और जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, अब जो इम्पोर्टर्स हैं वो अंडर इनवॉइसिंग करते हैं। अब वो ₹1,00,000 की चीज़ $10,000 की कोट करके उस ड्यूटी टैक्सेस बचाने हैं ना इम्पोर्टर ने। तो मैं अब एक केस स्टडी देख रहा था कि एम्ब्रॉयडरी मशीन्स जो हैं वो $1,00,000 की हैं, बट पाकिस्तान में वो $10,000 की डिक्लेयर होती हैं। मैंने ये 3, 4, 5 साल पहले देखा था। अब आजकल क्या हो रहा है मैंने नहीं देखा, बट मैंने ये केस स्टडी मेरे नज़र से, क्योंकि अभी हम TBML पढ़ाते हैं, हम बहुत सारी बैंकिंग की जो इनेबलमेंट्स हैं वो हम पढ़ाते हैं, बहुत सारी कंसल्टेंसी करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। तो TBML हम पढ़ाते हैं, हमने एक बोर्ड गेम बनाया हुआ है AML और TBML का, और उसमें FATF के जितने सिनेरियोज हैं हम उस बोर्ड गेम में हमने बना लिए और वो हम उस गेम को खिला के उसको पढ़ाते हैं। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं हम उस गेम खिला के हम TBML, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, पढ़ाते हैं। सारे सिनेरियोज उस ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग में बैंकर्स भी पढ़ते हैं, बिजनेसमैन जो भी DNF BPs हम कहते हैं, डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस, उनको भी पढ़ाते हैं। तो उसकी हमने गेम बना ली है और ये माशाल्लाह काफ़ी हिट भी हुई है, पाकिस्तान में काफ़ी चल रही है, दुबई में भी हम काफ़ी सारे बैंक्स के साथ वी हैव स्टार्टेड दिस ऑल्सो। तो जितने इम्पोर्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो $10,000 हमने पाकिस्तान से बैंक के थ्रू भेजा, अब $90,000 हमने वहाँ पे देना है, वो कैसे दें? तो ये एक हुंडी हवाला का सिस्टम इस वजह से फ्लरिश हो रहा है कि क्योंकि ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग एक वजह है कि ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। अब वो जो $90,000 का डिफरेंस है, उसने मिसाल के तौर पर दुबई अगर आप ले लें या चाइना अगर आप ले लें, तो दुबई में $90,000 उसको चाहिए। ठीक है, तो वो जो दुबई से $90,000 पाकिस्तान आने हैं, वो पाकिस्तान आने के बजाय वो यहाँ से पैसे दे देता है उसको। ठीक है, उसके घर पहुंच जाते हैं, उसकी एक बड़ी ठीक ठाक फैसिलिटीज हैं, जो एडजस्टमेंट है वो वहां से आपके वो वहां से उसे $90,000 ले लिए ताकि मैं जो एक्सपोर्टर है उसको पे कर दूं और यहाँ पे वो टैक्स, ड्यूटी और टैक्स वो बचा ले। तो इस पे TBML एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग को रोकें, हम अंडर इनवॉइसिंग को रोकें,
हम ओवर इन्वाइसिंग को भी रोकें और हम अंडर इन्वाइसिंग को भी रोकें। वैसे चेक एंड बैलेंस नहीं होता? बहुत हो रहा है, बहुत स्टार्ट हो गया है। स्टेट बैंक ने ई फॉर्म और आई फॉर्म डिजिटाइज कर दिया है। ठीक है। सारे बैंक्स कस्टम के साथ लिंक कर दिए स्टेट बैंक ने, तो काफी काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, बट उसकी पेस बड़ी स्लो है। तो जो आपने सवाल किया ना, उसका जवाब मैं देना चाह रहा था कि वो होता क्यों है, हुंडिया वाला फ्लरिश कर क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने इम्पोर्टेड आइटम्स के ऊपर टैक्सेस बचाने हैं, ड्यूटी बचानी है, तो हमने 100 रुपए की चीज़ को 10 रुपए डिक्लेयर करना है, तो 10 रुपए पर टैक्स लगेगा। तो 100 रुपए की चीज़ को 100 रुपए की डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। तो अगेन टेक्नोलॉजी की इनेबलमेंट बड़ी ज़रूरी है कि 100 रुपए की चीज़ अगर कोई है तो वो पता चल जाए, AI रिलेटेड कोई इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम्स हम इम्प्लीमेंट करें कि जो भी 100 रुपए की चीज़ है वो पता हो कस्टम्स को, सबको, पूरे पाकिस्तान को कि 100 रुपए की है। और वो थ्रू टेक्नोलॉजी ही हो सकती है। थ्रू टेक्नोलॉजी हो सकती है। आजकल तो सब कुछ AI टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हम अगर कर लें तो उससे पाकिस्तान बहुत फ्लरिश कर सकता है। तो ये पाकिस्तान को करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए, उस सब सोचना चाहिए। तो वही हमें जब आप अगेन मैं वही बात उसी तरफ आऊँगा कि जब आपकी इनकम 5 लाख से 1 लाख हो जाए और आपका एक्सपेंस 7 लाख है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? खर्चे। तो वो स्टेप्स, मतलब आपने एक बंदा नॉमिनेट करना है जिसने ये इंश्योर करना है कि ये जो मैंने काम करना है, ये हम अचीव करें। तो ऐसे लीडर्स हमें चाहिए पाकिस्तान को, जो इस बात को इंश्योर करें कि जो हमने आज एक प्लान बनाया है इसकी प्रॉपर इन ट्रू स्पिरिट इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो ये प्लान करना है ना, ये पूरा इंजीनियर प्लान फैक्टर भी होता है ना कि आप अगर रेमिटेंस भेज रहे हो हवाला हुंडे के बजाय आप यूज कर रहे थे आप बैंकिंग चैनल, क्योंकि बैंकिंग चैनल के अंदर आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही होती है ऑन एवरेज। मेरे ख्याल से मैं स्टेट बैंक नहीं, IMF की, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ रहा था, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 11.5% का फिगर था, इतनी कॉस्ट आपको पड़ जाती है अगर एवरेज निकाला तो उसने 2021 के पाकिस्तान के अंदर जाके। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो हम नहीं कर रहे ना, प्रमोट नहीं कर रहे। मैं वही बात करूंगा कि हम पाकिस्तान को अपना घर नहीं समझ पा रहे, हम पाकिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर जाना चाह रहे हैं। देखिए ना, पाकिस्तान को अगर हम अपना घर समझना शुरू कर दें तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम एक कम्युनिटी नहीं बन पा रहे। जो मैंने जिस टॉपिक से बात शुरू की थी, हम कम्युनिटी ही नहीं बन पा रहे, हम यकजा नहीं हो पा रहे। तो हम अब एक यंगस्टर का सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? एक बाप का और एक 64 जो 64% आबादी है, 34 साल का बच्चे का, कि मैं किसी तरह कनाडा चला जाऊं, US चला जाऊं, दुबई चला जाऊं। तो मैं भी कोई फिगर देख रहा था कि सिर्फ 6 महीने में 31,000 कंपनीज पाकिस्तानी बनी है दुबई में, 31,000 कंपनीज। तो हम उस देखिए ना, अब हमें एथिक्स कोई नहीं सिखा रहा, हमें डिसिप्लिन कोई नहीं सिखा रहा। हाँ, अब मुझे ये बताएं कि आप किसी 100 बच्चों से कमिटमेंट लें कि आपने ये काम इस टाइम तक करना है, एक भी नहीं पूरा होगा, एक कमिटमेंट नहीं पूरी होगी। ये कौन सिखा रहा है? तो सबसे पहले हमें अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक करना होगा। हमें अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक करना चाहिए, करना पड़ेगा, तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो हमें अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक करना है, हमें अपने डिसिप्लिन लेके आना है, हमें एथिक्स सही करनी है, अपनी कमिटमेंट अपने साथ ठीक करनी है। अब आप देखिए कि मिसाल दे रहा हूँ, सुबह 100 में से 9 बजे कितने लोग आते हैं? आटे में नमक, कुछ भी नहीं, एक भी नहीं। अगर 9 बजे है तो आप 15 मिनट पहले क्यों नहीं आते? 15 मिनट पहले आके आप यासीन शरीफ की तिलावत करें, दुआ मांगे अल्लाह ताला से, और फिर अपना काम शुरू करें। आज सारी जो हमारी यंगस्टर्स हैं वो रात 3 बजे 4 बजे क्यों सोते हैं? इससे कितना डैमेज है आपके मेंटल, फिजिकल, हर चीज का डैमेज है। साइंस कहती है, मैं तो नहीं कहता, कि अगर आप रात को प्रॉपर नींद पूरी नहीं करेंगे तो आपको हर तरह से डैमेज होगा, आपकी बॉडी पे फिजिकल डैमेज होगा। तो ये चीजें सही करने की जरूरत है ना, कौन सोचेगा? बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताएं कि इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो आपने मेंशन किया कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड पाकिस्तान में बेहतर की ज़रूरत है, साथ में हमें अपने अंदर एक टूवर्ड्स द कम्युनिटी एक सेंस आना चाहिए, इस चीज़ों को देखते हुए आप पाकिस्तान का फ्यूचर और पोटेंशियल क्या देखते हैं नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर? देखिए, अच्छे लोग हैं,
अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अच्छे लोग हैं जो कि बहुत काम कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ खराब है। अच्छे लोग हैं, अच्छे इदारे हैं, बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स आज बन रहे हैं। डीएचए में इंक्यूबेशन सेंटर्स, आईटी पार्क्स बन रहे हैं। तो हम अच्छी सही समत की तरफ जाना तो शुरू हो गए हैं। हमारे बहुत सारे इदारे हैं ऐसे हैं जिन्होंने डीएचए में, पूरे पाकिस्तान में डीएचए में आईटी पार्क्स बनाना शुरू कर दिए हैं। और जितने भी मतलब उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि हम जब तक ये यंग जनरेशन और आईटी का हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा काम भी हो रहा है। तो ये जो अच्छा काम है ये सब ने मिल के करना है। सब ने मिल के मेड इन पाकिस्तान। तो इसी कॉन्सेप्ट को, इसी स्पिरिट को लेते हुए पैफला ने बहुत सारी इनेबलमेंट्स अचीव कर ली हैं। उसको हम आहिस्ता आहिस्ता उसको हम उसके अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। मतलब आपकी लाइफ में कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो देखिए ना, एक यंगस्टर क्या करता है, चुप करके खामोशी से साइड पे बैठा रहता है, आवाज़ रेज नहीं करता। तो वो उसने आवाज़ रेज करनी है। तो हम हमेशा, मैं अपने हर पॉडकास्ट पे, अपनी हर पब्लिक स्पीच पे, अपने जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारी यंग पाकिस्तानी बच्चे हैं, उनको मैं कहता हूँ कि खुदारा खुदारा आप आवाज़ रेज करें। अब अपनी प्रॉब्लम हमें नहीं बताएंगे तो उसका हल हम कैसे करेंगे? डेफिनेटली काफ़ी इंसाइटफुल डिस्कशन आपके साथ रही है। तो सॉल्यूशन यही है कि आप जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें देख रहे हैं, जाके प्रॉब्लम्स बताएं ताकि सॉल्यूशन बनाई जाए। और दूसरा, अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट लेके, रेदर देन ब्लेमिंग गवर्नमेंट, वो नहीं कर रही, दायरे हाँ, नहीं बन बिल्कुल, रहे, बिल्कुल। वो चीज़ें करें। और बाकी बड़ी इंसाइटफुल डिस्कशन थी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ, मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में ऐसे भी एटीएम्स हैं जो कि डॉलर निकाल रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत। मतलब हर इनेबलमेंट पाकिस्तान में मौजूद है। आप एक्सप्लोर तो करें। मतलब आप बिज़नेस को उसको स्केल अप करने के लिए लोन्स, लैपटॉप के लोन्स, बिज़नेस लोन्स, ऑटो लोन्स, मतलब हर चीज़, बहुत ही सस्ते लोन्स, कामयाब नौजवान स्कीमें, सोलर स्कीम, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये जब तक हम जब तक हम कंबाइन नहीं होंगे ठीक है। तो हमारी आवाज़ नहीं बनेगी। बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके पास है। मेरे ख्याल से 1 घंटे की लेंथ काफ़ी नहीं है, और हमने अभी जाके सिर्फ पेमेंट गेटवे को 10% भी नहीं हमने टच कवर किया किया है है। हमने। जी, तो मेरे जी, ख्याल से जी। ऑडियंस के लिए तो इतना काफ़ी है, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पे लाइन करते हैं आपके साथ, और बाकी हम इन डेप्थ जाएंगे जी, क्योंकि अभी तो इंशाल्लाह, हम इंशाल्लाह। रैंडम गए हैं, क्योंकि टॉपिक लॉक नहीं था हमारे साथ। हमने कहा चलो फाइनेंशियल इंक्लूजन और बाकी चीज़ें कर देते हैं, लेकिन काफ़ी इंसाइटफुल था। आई होप कि ऑडियंस को फ़ायदा हो। कि मुझे, मतलब टू बी ऑनेस्ट, जितनी मैंने पॉडकास्ट की है, 5-6 साहब आए थे, कहते हैं यार बड़ा मसला है आपकी पेमेंट का, हम पैसे बाहर रखते हैं, दुबई में रखते हैं, और दुबई ऑफशोर अकाउंट्स में हमारे होते हैं। उन्हें नहीं पता था कि यार 50% आप विड्रॉ भी कर सकते ड्रॉ हो, भी कर सकते हैं। और और उसमें फिर जाके आप पेपाल से लिंक कर दो, 2% 0.5% पे आपका आ जाएगा। तो मेरे लिए बड़ी इंसाइटफुल चीज़ें हैं ये। जी, जी। और बहुत कुछ है। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स बताएँ, आप अपनी प्रॉब्लम्स हमें बताएँ, हम उसके सॉल्यूशंस अगर नहीं हैं तो वी विल गेट द सॉल्यूशंस फॉर यू। देखिए ना, एक वक़्त था जब आप ₹1 भी, $1 भी नहीं ला सकते थे। आपके बैंक अकाउंट में, एक वो 2018, $1 आप अपने अकाउंट में नहीं ला सकते थे। आज आप 50% पेमेंट रिटेन कर सकते हैं अपने अकाउंट में, और उसको आप बाहर एक्सपेंड भी कर सकते हैं। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अच्छा, ये जो एटीएम वाले है, ये तमाम बैंक के साथ ऑप्शन है, किसी एक बैंक ने शुरू enable किया है, किया बट वो एक बैंक जब शुरू करेगा ठीक है, तो उसको देख के बाकी बैंक्स भी करेंगे। ठीक है, तो ये अवेयरनेस की जरूरत है, ये कि लोगों को अवेयर हो, लोग ठीक है। देखें तो सही जाके। ठीक है। अब कि देखिए ना, बाकी अब कोई, पता नहीं, मैं कोई मूवी देख रहा था जिसमें वो लोग कहते हैं कि जब आप अपना कुछ चीज़ अपने लिए खरीदने जाते हैं तो आप कितनी स्ट्रगल करते हैं, कितनी रिसर्च करते हैं। मतलब आप जब कोई बेडशीट, जब आप फर्नीचर लेने जाते हैं, जब आप कोई अपना लैपटॉप लेने जाते हैं तो कितनी रिसर्च करते हैं कि कौन सा लेना चाहिए। अब गेमिंग के ऊपर काम होना जा रहा है, तो किसी बच्चे ने अपना गेमिंग का लैपटॉप लेना होता है तो कितनी रिसर्च करता है। तो बाकी चीज़ों पे आप क्यों नहीं रिसर्च करते? एग्जैक्टली। वो नहीं करते। यूएस में कंपनी खोलनी है, दुबई में कंपनी खोलनी है, उसकी बहुत ऐसी रिसर्च करेंगे। पाकिस्तान में कंपनी खोलनी है तो कोई रिसर्च नहीं करनी। बिल्कुल। पाकिस्तानियों बहुत पोटेंशियल है हमारी कंट्री में। चीज़ें बन चुकी हैं, रेगुलेशन सॉफ्ट हो चुकी हैं, एटलीस्ट जाके यूटिलाइज करें, उसको रिसर्च करें, देखें चीज़ें, पोटेंशियल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। मेरे ख्याल से जो ब्रेन ड्रेन वाला नंबर है, अगर उनको इतना पता हो, इतना इतना कुछ एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल से दे विल टेक अ सेकंड थॉट कि यार जाना भी कि नहीं जाना। नहीं, ब्रेन ड्रेन हो भी जाए तो जितनी आबादी, अब 250 मिलियन की आबादी है, वो सिर्फ पेमेंट गेटवे, मतलब सेगमेंट कर लेना। हमने ग्राफिक डिजाइनिंग ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लें, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट सीख ले, कोई पेमेंट गेटवे बनाना सीख ले, कोई ईआरपीस डैशबोर्ड्स बनाना सीख ले। तो सिर्फ आप सेगमेंट्स पकड़ लें, पाकिस्तान में राइस का पकड़ लें,
फ्लोर मिल्स पकड़ लें, ये जो है शुगर मिल्स पकड़ लें, तो इनकी आप वेबसाइट बनाना शुरू कर दें, इनकी आप शॉपिंग, मतलब इनको आप एक्सपोर्ट की तरफ ले जाएं। अभी चंद राइस मिले हैं जो 8-8 10-10 अरब की एक्सपोर्ट करते हैं, तो बाकी जितने भी राइस मिले वो उनको राइस बेचती हैं, तो वो खुद एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। तो इस तरह की कैंपेन्स गवर्नमेंट को भी बनानी चाहिए, हमें भी बनानी चाहिए, हमें अपना फाइबर अपवर्क बनाना चाहिए। तो हमारे जितने भी बच्चे हैं, मेरे ख्याल में श्याम सरवर साहब ने कोई मार्केट प्लेस बनाई हुई भी है, तो इसी तरह की बहुत सारे लोगों को मार्केट प्लेसेस बनानी चाहिए और उसको बिजनेसेस के साथ कनेक्ट करना चाहिए, और पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। अब अगर आप लाख रुपए ही सिर्फ राइस सेलर से लाख रुपए 50,000 रुपए चार्ज करें तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। बट अगर आप 3500 लोगों से 50,000 चार्ज करें तो एक बहुत बड़ी फिगर पाकिस्तान में अवेलेबल है। और साथ में थोड़ा एक्स्ट्रा माइल जाएं, सिर्फ ये ना देखें आपने एक बार सेल आउट कर दिया, उसको आप ब्रांड बनाए। ब्रांड क्या होता है, आपने एक कस्टमर से एक बार पैसा सेल आउट किया तो कोशिश करें वो कस्टमर बार बार आपके पास आए, तो लॉयल्टी और ब्रांड की तरफ मूव करें, अपना 100% दें हर काम के बाद जाके, तब जाके इंशाल्लाह वो चीजें हो सकती हैं। जो कमिट करें उसको पूरा करें। सिर्फ कमिटमेंट अपनी ऑडिट खुद करें कि मैंने कितनी कमिटमेंट्स की और कितनी कमिटमेंट्स मैंने टाइम पे पूरी की। अगर मैं अपना ऑडिट करूं, मुझे ऐसे लगेगा कि मैं एक कमिटमेंट भी टाइम पे पूरी नहीं कर सकता, तो ये अपनी ऑडिट, अपनी स्क्रूटनी, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसके बाद फिर अकाउंटेबिलिटी लेके आए तो चीजें हो सकती है। ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर पॉडकास्ट। अगर आपको इस तरह की और मजे की पॉडकास्ट देखनी, देन प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। खुदा हाफिज, इन द नेक्स्ट एपिसोड।